नमस्कार, मैं कोकिन एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स पर। क्या हालचाल है? सब बढ़िया? आज का टॉपिक हमारा वर्ण विचार। आप लोग समझ गए होंगे कि आज से हम हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं और हिंदी व्याकरण का जो पहला टॉपिक आता है वो आता है वर्ण। वर्ण विचार यानी वर्ण माला, जो हिंदी व्याकरण की जान पहचान, मान सम्मान, हृदय स्थल, आप कुछ भी कह सकते हो। हृदय स्थल से मुझे याद आया कि अभी अभी मैंने ऐप पर आपका राम भक्ति सागा कंप्लीट की है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रामचरितमानस है उसमें कुल 7 कांड हैं। तो उन 7 कांडों में से रामचरितमानस का जो हृदय स्थल है वो किस कांड को कहा गया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक वर्ण विचार। एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगी। व्याकरण एक ऐसा विषय है कि उसको आपको रटना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उसको समझना है। कहते हैं कि व्याकरण के नियम याद करो। मैं नहीं कहती कि आप व्याकरण के नियम याद करो, क्योंकि हमेशा व्याकरण के क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाता है तो वो एग्जाम्पल के थ्रू बनाता है। मान लीजिए आपसे पूछ लेता है क्रिया से संबंधित, जैसे भिखारी चिल्ला रहे हैं, आपसे पूछ लेता है कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। आपसे वाक्य से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य से। आपसे पूछता है, मान लो एग्जाम्पल दे दिया कि जब मोहन स्कूल से आया तब सोहन दिल्ली के लिए निकला। इसमें पूछता है कि सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। कहने का मतलब ये है कि व्याकरण का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी घुमाकर दे दे एग्जामिनर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कर जाओगे। व्याकरण में 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको रटने की जरूरत है। हाँ, मैं कहती हूँ कि उनको आप रटो, जैसे वर्ण विचार यानी वर्णमाला, दूसरा आता है आपका संधि और तीसरा आता है आपका पर्यायवाची। क्योंकि संधि में भी आपको जो रूल है वो याद रखने पड़ते हैं। वर्ण है, वर्णमाला में आपको कि कौन कौन सा वर्ण कहाँ से इनका उच्चारण होता है, इन सबको आपको याद करना पड़ता है। और पर्यायवाची शब्द जो है वो अनंत है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, उनको भी आपको याद करना ही पड़ता है। बाकी पूरा व्याकरण क्या है, आपका कॉन्सेप्ट बेस है। एग्जाम्पल के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर उनका आपको उत्तर देना होता है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो पहला जो जहां से व्याकरण हमारा शुरू होता है वो कौन सा टॉपिक आता है? वर्णमाला। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके, इसे अक्षर भी कहते हैं। मान लीजिए मैंने बोला क, क ये ध्वनि है, मेरे मुख से निकला और आपके कानों में, ये आपको कानों को क्या हुआ? सुनाई दिया। तो जब हम बोलते हैं हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वो क्या है? वर्ण। और जब हम उसको लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एक वाक्य है कविता सुनी। मान लीजिए ये वाक्य है आपके सामने और इसमें 2 शब्द दिए गए हैं, एक तो दिया गया है कविता और दूसरा दिया गया है सुनी। साधारणतः पहले शब्द में 3 और दूसरे शब्द में 2 अक्षर या वर्ण दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तव में कविता अथवा सुनी ध्वनियों के टुकड़े हो सकते हैं, अतः इन्हें ऊपर लिखित परिभाषा के अनुसार वर्ण नहीं कहा जा सकता। क में 2 ध्वनियां हैं, क प्लस ए, क्या बन गया? क। इसी प्रकार वी और ता में भी 2 ध्वनियां निहित हैं, व और ई और त और आ। अतः कविता शब्द में कुल मिलाकर 6 मूल ध्वनियां हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आप लोग यहाँ पे क्या समझे कि वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। मान लीजिए मैंने लिख दिया क, क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? क के नीचे क्या आता है? हलंत प्लस में ए। अब जाके ये क्या बना है? क बना है। मैंने लिख दिया क, मैंने लिख दिया ए। क्या अब इनके टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक्चुअल में ये क्या है? ये वर्ण हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं।
इसी प्रकार सुनी शब्द में भी 4 मूल ध्वनियां हैं। से प्लस उ क्या बना सु, ने प्लस ई नी। इसमें 4 क्या है, मूल ध्वनियां हैं, से, उ, ने और ई। ये जो 4 ध्वनियां हैं इनसे क्या बना है, ये वर्ण है और इनसे फिर क्या बना है, सुनी जो शब्द बना है। अब आते हैं वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 44 मूल ध्वनियां हैं अथवा वर्ण हैं। इनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन सम्मिलित हैं। कितने, 11 तो स्वर और 33 व्यंजन, टोटल कितने हो गए, 44 मूल ध्वनियां हो गई। कितनी ध्वनियां हो गई, मूल 44। आगे बात करते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के भेद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से अर्थात बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो सके, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से मुख में कहीं पर भी हमारे क्या नहीं होता, रुकावट बाधा उत्पन्न नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और व्यंजनों के उच्चारण में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं, क्योंकि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं या लिखते हैं तो इनको बोलने में या लिखने में हमें किन की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसमें, व्यंजनों में। और स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 11 मानी गई है। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है, हमारे स्वर हैं। मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर है 10, लेकिन लिखित रूप में स्वर कितने हैं, 11, जो ये आपके सामने रखे गए हैं। इनमें किस स्वर को नहीं लिया जाता, री को नहीं लिया जाता। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो कितने स्वर आते हैं, 10 स्वर आते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो री को क्या किया जाता है, साथ में लिया जाता है। आगे बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जो व्यंजन है वो स्वरों के बिना नहीं बोले जाते। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको किसके सहारे की जरूरत होती है, अपने परिवार, अपने माता पिता। जब तक वो चलना नहीं सीखता तब तक वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। उसी प्रकार जो ये व्यंजन होते हैं, ये किसका, इनको किसके सहारे की जरूरत होती है, स्वरों की। जैसे एक गाड़ी है, अगर उसमें पेट्रोल है तब तक वो चलेगी, अगर उसमें पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो गाड़ी को चलने के लिए गैस या पेट्रोल की जरूरत है। उसी प्रकार व्यंजनों को आगे बढ़ने के लिए, इनको आगे धकने के लिए किनकी जरूरत होती है, स्वरों की जरूरत होती है। इनकी संख्या कितनी है, 33। कैवरग, चैवरग, टैवरग, तैवरग। कैवरग का मतलब यहाँ पे क्या है, कै, ख, ग, घ और ए, ये सब क्या है, कैवरग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से च, छ, ये सब किसके अंतर्गत आ गए, चैवरग के अंतर्गत। टैवरग के अंतर्गत फिर टे, ठे, डे, ढे, ये। तैवरग में फिर तै, थे, दे, धे, ने। इस तरह से ये क्या है, 25 क्या है, ये पैवरग। यहाँ पे एक वर्ग और आएगा, पैवरग। टोटल ये कितने हो गए हमारे, 25 हो गए। फिर आता है ये, रे, ले, वे और श, श और है। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ये, रे, ले, वे को हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और श को हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। जब स्वरों का और व्यंजनों का जब उच्चारण स्थान करवाऊंगी तब इनको बिल्कुल डीपली करवाऊंगी। आगे बात करते हैं स्वरों के भेद। आज हम सिर्फ जो स्वरों का भेद है उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। स्वरों का भेद मुख्यतः 4 प्रकार से किया गया है। एक तो किया गया है उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा किया गया है होठ की आकृति के आधार पर, तीसरा किया गया है जीभ के आधार पर और चौथा किया गया है मुख आकृति के आधार पर। सबसे पहले बात करेंगे उच्चारण काल में लगने वाले समय के आधार पर, यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं और उनमें कितना समय लगता है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में लगभग एक मात्रा में किया जाता है उन्हें हार्य स्वर कहते हैं। उच्चारण काल में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हार्य स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। तो जो हार्य स्वर होते हैं उनमें क्या होता है, कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का क्या लगता है, इनमें समय लगता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हार्य स्वर कहते हैं।
हिंदी के हास्यवर कौन कौन से आते हैं? हिंदी में कुल 4 हास्यवर आते हैं, जैसे ए, ई, उ और री। जो ये चारों स्वर हैं ये क्या है? हास्यवर हैं। जैसे अग्नि, अमन, इधर किताब, उधर सुख, ऋषि, ऋतु। ये क्या है? इनमें हमें बोलने में क्या होता है? कम समय लगता है। और हिंदी में हास्यवर कितने हैं? 4 हैं। ये भी याद रखना है आपको। ये 4 स्वर हास्यवर कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण छोटे समय में होता है। आगे बात करें कि जिन स्वरों का उच्चारण लंबे समय यानी 2 मात्राओं तक में किया जाता है उन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं और इनको क्या बोला जाता है? संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ दीर्घ शब्द संस्कृत का अर्थ है। जिस दीर्घ शब्द किसका है? संस्कृत का। और उसका अर्थ क्या है? लंबा या विस्तृत या फैला हुआ। किसका अर्थ है? दीर्घ का। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? लंबा, विस्तृत, फैला हुआ या फिर बड़ा। आगे बात करते हैं कि हिंदी के दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। हिंदी में कुल 7 दीर्घ स्वर माने गए हैं, जिसमें आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये क्या है? 7 क्या है ये 7 क्या है? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक आता है हास्यवर और एक आता है दीर्घ स्वर। हास्यवर कितने होते हैं? 4 और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। हास्यवर कौन कौन से आ गए? ए, ई, उ और री। बाकी जो 7 बच गए वो किस में आएंगे? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। होठों की आकृति के आधार पर, यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं हमारे होठ गोल होते हैं या फिर गोल नहीं होते, उसके आधार पर बताया गया है। सबसे पहला आता है वर्ताकार यानी कि राउंड शेप में। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। आगे से हमारे होठ कैसे होंगे? गोल होंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल या गोलाकार हो जाते हैं वे गोल स्वर या फिर क्या कहलाते हैं? वर्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे उ, ओ, औ। आप इनका उच्चारण करके देखो और अपने होठों को देखो, आगे की तरफ आपकी होठ क्या होंगे? निकलेंगे। जैसे उ, ओ, औ। इन स्वरों के उच्चारण के समय होठ आगे की ओर गोल हो जाते हैं। जब आप इनका उच्चारण करते हो तो आपके होठ है वो है आगे की तरफ निकल आते हैं। तो ये कौन से स्वर होते हैं? वर्ताकार। अवर्ताकार कौन से स्वर होते हैं कि इनमें हमारे होठ क्या नहीं होते? गोल नहीं होते। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ जो है वो गोल नहीं होकर थोड़े से फैल जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? अवर्ताकार स्वर या अनराउंडेड स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते वे अगोल स्वर कहलाते हैं या अवर्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, ए, ऐ। ये सब क्या है? ये सब अवर्ताकार स्वर हैं। तो होठों की स्थिति के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है वर्ताकार और एक होता है अवर्ताकार। वर्ताकार में कौन कौन से आएंगे? जिनमें हमारे होठ गोल हो जाते हैं, जैसे उ, ओ और औ। इसमें क्या होते हैं कि हमारे होठ क्या होते हैं? गोल होते हैं। बाकी के जो बच जाते हैं इन चारों को याद कर लो आप, ये क्या है? वर्ताकार है। बाकी के जो बच जाते हैं वो कौन से हैं? अवर्ताकार हैं। आगे बात करते हैं जीभ के आधार पर, यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ आगे आती है, पीछे जाती है या मध्य में रहती है, उसके आधार पर बताए गए हैं। सबसे पहला आता है अगर स्वर यानी कि फ्रंट वोवल। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? वोवल्स। ए, ई, आई, ओ, यू। इंग्लिश में ये 5 है लेकिन हमारे हिंदी में इनका क्रम अलग है। अगर स्वर यानी कि जो जीभ का जो अगला भाग है उससे जो हम स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग अगर भाग ऊंचा होता है उन्हें अगर स्वर कहा जाता है। उदाहरण ई, ए, ऐ। ये चारों क्या है? ये अगर स्वर हैं। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का जो अगला भाग है वो क्या होता है? उठता है। एक बार आप लोग उच्चारण करके देखो, ई, ए, ऐ। ये क्या है? अगर स्वर है। इनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से किया जाता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अगर स्वर बोलते हैं। अगला आता है मध्य स्वर यानी कि सेंट्रल वोवल। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ न आगे होती है और न पीछे,
बल्कि बीच में रहती है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। मध्य का अर्थ ही क्या होता है? बीच में, यानी एक इधर है, एक इधर है, बीच में जो कोई बैठा है वो क्या है? मध्य में है, बीच में है। और ये कौन सा स्वर होता है? ये होता है ए स्वर। ए वैसे तो बिल्कुल शुरू में आता है स्वरों में, लेकिन जब हम जीभ के आधार पर इनका उच्चारण करते हैं तो ये किस में आता है? बीच में आता है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मध्य स्वर या उदासीन स्वर भी कहा जाता है। अगला आता है पसच स्वर, यानी कि बैक वोवल, जो हमारी जीभ का जो पिछला भाग है उनसे उच्चारण होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है वह पसच स्वर कहलाता है। पसच का मतलब ही होता है पिछला। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है वे क्या कहलाते हैं? पसच स्वर कहलाते हैं। आ, उ, ओ, औ। ये जो 5 स्वर आए हैं ये क्या है? पसच स्वर में आते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहला आता है अगर, दूसरा आता है मध्य और तीसरा आता है पसच। तीसरा कौन सा आता है? पसच। मध्य, मध्य का याद करो पहले, मध्य में कौन है? ए। अगर में कौन सा आ जाएगा? अगर में आपका आ जाएगा ई, ए और आई। और बाकी के जो बच जाते हैं वो किस में आते हैं? पसच में आते हैं। आगे बात करते हैं मुख आकृति के आधार पर, यानी जब हम मुंह से बोलते हैं, ये मुख आएगा इधर, मुख्य नहीं मुख, मुख आकृति के आधार पर, यानी जब हम मुंह से जब हमारा मुंह खुलता है, कभी कम खुलता है, कभी अधिक खुलता है, उसके आधार पर स्वर बताए गए हैं। मुंह कम या अधिक खुलने के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। जीभ के आधार पर कितने बताए थे? 3। और ओठों की आकृति के आधार पर कितने बताए थे? 2। और उच्चारण मात्रा के आधार पर कितने बताए हैं? 2। ये भी ध्यान रखना है आपको साथ साथ में कि ओठों की आकृति के आधार पर कितने प्रकार के हैं, जीभ के आधार पर कितने प्रकार के हैं और मुख आकृति के आधार पर कितने प्रकार के हैं। तो मुंह कम या अधिक खुलने के आधार पर जो स्वर है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले आता है संवर्त। संवर्त का अर्थ ही होता है कम खुला हुआ। संवर्त का अर्थ क्या होता है? कम खुला हुआ। कम खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुंह कम खुला रहता है उन्हें क्या कहते हैं? संवर्त स्वर कहते हैं। और ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। जो बड़ा ई और जो बड़ा ऊ आता है वो किस में आते हैं? वो संवर्त स्वर में आते हैं। किस में आते हैं? संवर्त स्वर में आते हैं। जैसे बड़ा ई और बड़ा ऊ। अर्ध संवर्त, अर्ध यानी कि इस जहां मुंह इनमें ज्यादा खुला हुआ था, ज्यादा कहने का मतलब है कि इनमें कम खुला हुआ था, यहाँ पर इनसे भी क्या होएगा? मुंह कम खुलेगा। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुंह कम खुला रहता है उन्हें अर्ध संवर्त स्वर कहते हैं। ई और ऊ, यानी कि इनका आधा क्या हो जाएगा? ई और ऊ हो जाएगा। संवर्त कौन सा आया? बड़ी ई और बड़ा ऊ। और अर्ध संवर्त क्या आ जाएगा? छोटा ई और छोटा ऊ। आगे बात करें विवर्त। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह अधिक खुला रहता है। संवर्त का अर्थ तो होता है कम खुला हुआ और विवर्त का अर्थ होता है अधिक खुला हुआ। संवर्त होता है कम और विवर्त होता है अधिक। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह अधिक खुला रहता है उन्हें विवर्त स्वर कहते हैं। जैसे आ, ए और औ। आ, ए और औ। अर्ध विवर्त कौन से होते हैं? कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय विवर्त की तुलना में, किसकी तुलना में? विवर्त की तुलना में मुंह क्या रहता है? कम खुला रहता है, उन्हें अर्ध विवर्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ और आ। जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, इसमें ऐसे ऊपर ये डॉट आती है, इसको क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं। जैसे हमने लिखा हॉस्पिटल, क्या लिखा? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी क्या आता है? ऐसे आता है। वैसे हम शुद्ध क्या होता है? अस्पताल। क्या होता है? अस्पताल। लेकिन जब हम हॉस्पिटल लिखते हैं तो इसके ऊपर जो ये चंद्र बिंदु आता है, चंद्र बिंदु में तो ऐसे इसमें बिंदी आ जाएगी, लेकिन जो ये ऐसे आता है इसको हम क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं। तो जो ये वाला भी किस में जाएगा? अर्ध विवर्त में जाता है। तो यहाँ पर हमने स्वरों का उच्चारण कर लिया। उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख के आधार पर और किसके आधार पर आए थे? 4 प्रकार के आए हैं ना यहाँ पर स्वर। यहाँ री को नहीं लिया गया है। किस में नहीं लिया गया है?
जो मुंह की स्थिति के आधार पर जो स्वर बताएं, क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है। जो ये री है, इसको हम क्या करते हैं, लिखते तो हैं वर्णमाला में, जैसे मैंने बताया था ना कि मूल स्वर कितने हैं, 10, लेकिन जब हम लिखते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 11। और 11 क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें हम किसको लेते हैं, री को लेते हैं। तो वो यहीं पर बताया गया है कि री को नहीं लिया गया है, क्योंकि हिंदी में यह उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है। लेखन की दृष्टि से री क्या है, स्वर है। अन्य स्वरों की भांति उसका भी भाषा चिन्ह होता है, अर्थात मात्रा होती है, परंतु इसका उच्चारण री के समान है। जैसे हमने लिख दिया री, इसके समान क्या है, इसका उच्चारण है, किसका, री का। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रखे हैं जिनके थ्रू आपका ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न आता है कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को, शब्द को, शब्द समूह को, या अखंडित शब्द को। तो वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को। किसे कहते हैं वर्ण? ध्वनि को। जो हमने मुख से बोला, मैंने बोला क, हमारे मुख से क्या निकलती है, ध्वनि, और वही क्या है, वर्ण है। जब हम इनको लिख देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, अक्षर बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वर कितने हैं? क्या पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में जो मूलतः स्वर हैं वो कितने हैं? 9 है, 11 है, 6 है, या 7 है? तो कितने हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या बताई गई है? शब्द, अक्षर, वाक्य, या फिर वर्ण? तो भाषा की लघुत्तम इकाई है वर्ण। मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जब हमारा मुख खुलता है वो अधिक खुलता है या फिर कम खुलता है, उसके आधार पर स्वर पूछे गए हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त और अर्ध विवर्त। कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि आवर्तमुखी स्वर कौन से हैं? निम्न में से कौन सा है? जहां पर हमारे होठ गोल नहीं होते, वो पूछा गया कि आपसे कौन सा स्वर इनमें से है? ए, आ, ई, उ इसमें क्या है? वर्ताकार है। उ इसमें क्या है? वर्ताकार है। और ओ इसमें क्या है? वर्ताकार है। 3 ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए। बचा हमारे पास ए, आ और ई। ये क्या है? आवर्तमुखी या क्या है? अवर्ताकार स्वर है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, शब्द समूह को, शब्द गणना को, या फिर वर्णों के समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को नहीं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्योंकि पहले क्या आएंगे? स्वर आएंगे और फिर क्या आएंगे? व्यंजन आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि वर्णों का समूह, वर्णों के समूह में तो हम पहले व्यंजन भी ले सकते हैं और फिर स्वर भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदी व्याकरण का नियम क्या है कि पहले क्या आएंगे? स्वर आएंगे और फिर क्या आएंगे? व्यंजन आएंगे, क्योंकि स्वरों के सहारे ही व्यंजन क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्न में से हर्ष स्वर नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्ष स्वर नहीं है। ए, ई और उ। तो हिंदी में हर्ष स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। तो इनमें जो ये ए है, ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर स्वर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्वर ध्वनि है उनके जो यहाँ पर जो तथ्य दिए गए हैं उन पर आपको विचार करना है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हार्श स्वर और दीर्घ स्वर। अब नीचे आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बी सी डी, बी सी ई, बी ए बी सी, या फिर ए सी ई। इनमें से आपको देखना है कि कौन सा आंसर सही है। सबसे पहले देखते हैं कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता।
ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि स्वरों का क्या होता है, स्वतंत्र उच्चारण होता है। अगर नहीं को काट दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ठीक हो जाएगा। ओ ए ऑप्शन वैसे गया, ए 4 में है और ए 3 में है, 2 ऑप्शन तो गए। अगले पर बात करते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर कितने हैं, 10 हैं। बी हमारा ठीक है, बी ए में भी है और बी 2 में भी है। अब है सी, दोनों ऑप्शनों में है। अब टाई तोड़ते हैं डी और ई के बीच में। तो डी में क्या दिया गया है कि सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते, और ई क्या कहता है कि मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते, जबकि क्या होते हैं, सभी स्वर अक्षरिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी सी और ई। अब आप कहोगे कि मैम ये हमारे हिंदी में तो प्लुत स्वर भी आता है। प्लुत स्वर हिंदी में नहीं आता, प्लुत स्वर आता है संस्कृत में। कहां पर आता है, संस्कृत में। हिंदी में स्वर जो है मात्रा के आधार पर वो 2 ही होते हैं, एक होता है हर्ष स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर ध्यान रखना, ये किस में आता है, ये संस्कृत में आता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे अलग से पूछ लिया जाता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, ऑप्शन में आपको 3 भी मिलेगा और ऑप्शन में आपको 2 भी मिलेगा, तो आपको टिक किस पर लगाना है, 2 पर लगाना है, क्योंकि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर मूल रूप से क्या है, हिंदी में स्वरों के भेद हैं। और जो ये संस्कृत में जो प्लुत स्वर है, ये किसका है, ये संस्कृत का है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका जो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन अब क्या किए जाते हैं, डीपली पूछे जाते हैं। जैसे दे देता है कि हर्ष स्वर, अगर स्वर और विवर्त स्वर, जैसे आपसे दे दिया ए, उ और ओ। अब आपके सामने रख दिया हर्ष स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है और प्लुत स्वर इसमें विवर्त स्वर कौन सा है। इस तरह से क्या करता है